बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लियाकत हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले चलते हैं हम आईएमएफ की सरबराह ने पाकिस्तानियों के लिए मैसेज भेजा है और उन्होंने पाकिस्तान हम की गरीब आवाम के साथ अपनी हमदर्दी का इजहार किया। साथ में उन्होंने दो चीज़ें भी कहीं। एक तो उन्होंने कहा कि टैक्स रिफॉर्म्स बहुत ज़रूरी हैं और दूसरा सब्सिडी का मुनसिफाना तकसीम का जो है वो निज़ाम अमल में लाना चाहिए। अच्छा, काफ़ी दिनों से ये है कि मैं अपनी जो व्लॉग्स हैं उसमें आपको बताता रहा हूँ कि टैक्स का जो रिफ़ॉर्म था इन्होंने बड़ी जल्दी से एक, जैसे इनको वर्चुअल मुज़ाकरात में आईएमएफ ने टैक्सेस की डिमांड की 600 अरब रुपए की और 170 अरब रुपए की, तो उन्होंने फ़ौरन पेट्रोलियम पे, गैस पे, बिजली पे और सेल्स टैक्स पे इजाफा करके इन्होंने बराबर कर दिए। लेकिन इस चीज़ पे मुझे बहुत, एक तो मेरा एक थोड़ा सा कंसर्न भी था। दूसरा, साथ में मैं आईएमएफ से जो डील हुई थी उसके हवाले से भी बोलता आया हूँ। क्योंकि देखें, पहले तो इसहाक डार साहब बोलते थे कि आईएमएफ से डील करना मेरा बाएं हाथ का काम है, तो उन्होंने क्यों नहीं सही तरीके से उनको डील कर सके और उनको क्यों नहीं अपनी बातों से आमादा कर सके। दूसरा, जो बातें टैक्स लगाए गए जिस तरह से, उस तरह से तो महंगाई का एक ज़ोर आया है आवाम के ऊपर, एक तूफान सा आया है और आवाम का जो है जीना महाल हो गया है। इसी उसमें जो है उन्होंने ये बोला था कि टैक्स रिफॉर्म्स, टैक्स का नेटवर्क बढ़ना चाहिए, टैक्स के जो दायरा कार है उसमें ज़्यादा लोग आएंगे तो टैक्स की कलेक्शन भी बढ़ेगी, टैक्स का टारगेट भी बढ़ेगा। तो उस अमल में देखें कि अब जो इन्होंने टैक्स लगाया उसमें तो वो जो लोग पहले ही ऑलरेडी थे उन्हीं पे मज़ीद टैक्स लग गया। एक अंदाजे के मुताबिक 22 करोड़ आवाम में से सिर्फ 40 लाख लोग टैक्स देते हैं और उनमें से भी ज़्यादातर जो है सैलरीड पर्सन है। और दूसरा, जो टैक्स कलेक्शन का मेजर इशू है वो हम लोग जो है वो टैक्सेस, सेल टैक्स लगाकर, लेवी लगाकर, पेट्रोल में और बिजली के नर्ख में इजाफा करके, गैस के नर्ख में इजाफा करके उस तरह कलेक्ट करते हैं। अगर इस नेटवर्क को बढ़ाया जाता तो ये आवाम पर, गरीब आवाम पर बोझ नहीं पड़ता। दूसरा, सब्सिडी का मुनसिफाना जो है वो तकसीम का जो है लाए अमल। सब्सिडी हमेशा जो है वो चीनी पे दी जाती है और आटे पे दी जाती है और वो भी उन कंपनीज़ को दी जाती है। अच्छा, ये कंपनीज जो है ज़्यादातर जो है वो आपने देखा होगा कि जो हुकूमतें या 20 बड़े ख़ानदान जो कि हमेशा में ही पार्लियामेंट में रहते हैं, चाहे वो इमरान खान का दौर हो, चाहे वो पीपी का दौर हो, चाहे वो पीएमएलएन का दौर हो, तो ये जो मखसूस तबका है वो हमेशा इस पार्लियामेंट का हिस्सा बनते हैं और उन्हीं को वो फ़ायदा पहुंचता है। दूसरी, मैं एक चीज़ और भी कहता हूं हमेशा कि जब भी पाकिस्तान पे कोई क्रूशल टाइम आता है, जब भी कोई कोरोना का टाइम आया या कोई भी बहरान आया पाकिस्तान के ऊपर, तो ये जो 20 ख़ानदान हैं इनके पैसे बन रहे होते हैं। ये वो पीक टाइम होता है जब ये लोग पैसे बना रहे होते हैं। एक आपको बात कर लेता हूँ, चीनी का बहरान आया, चीनी के बहरान में भी ये जो अशरफिया बैठे हुए हैं यही पैसे बनाते हैं। आटे का बहरान आता है तो भी यही पैसे बनाते हैं। पेट्रोल में भी हो तब भी यही पैसे बना रहे होते हैं। तो इनकी तो चांदी चांदी होती है। इनको तो पाकिस्तान का क्रूशल टाइम भी गुजर रहा हो, आवाम मर रही हो, तो इनको फ़ायदा ही पहुंचता है। दूसरी जानिब हम चलेंगे, एक चीज़ तो बड़ी क्लियर है कि पीएमएलएन के हवाले से बोलना चाहूँगा कि पीएमएलएन के हवाले से जब भी उनका टाइम, वो हुकूमत में हो, उनके काम हो रहे हो, तो उनको सब कुछ अच्छा लगता है और जैसे ही उनके काम बंद होने शुरू हो जाते हैं तो वो दूसरों के ऊपर बर्डन डालना शुरू कर देते हैं, इल्ज़ामात की बारिश कर देते हैं, चाहे वो कोई भी हो। अदलिया से इनको, जब तक इनको नैब के केसेस माफ़ हो रहे थे सब कुछ, तो अदलिया बहुत अच्छी थी। पासपोर्ट जब इनको मिल रहा था तो अदलिया बहुत अच्छी थी। इनका एक नैरेटिव बनता जा रहा है कि अदलिया के ख़िलाफ़ जो है वो एक तशहीर की जाए या एक तरह से बयानिया बनाया जाए। वो काफ़ी दिनों से हो रहा है और मैं आपको वक्तन फ़वक्तन ये आगाह भी करता रहता हूँ। और मैं तो यही कहता हूँ कि मैं तो अपने पाकिस्तान के इदारों के साथ हूँ। मेरे पाकिस्तान के इदारे जो हैं उनको मजबूत होना चाहिए और वो अदलिया तो ख़ास तौर पे अदलिया, क्योंकि एक वाहिद लाइन है जहाँ से पाकिस्तानी अवाम को उम्मीदें हैं, उनसे उम्मीदें वाबस्ता हैं और वो जब भी अपने नैरेटिव पे खड़े होते हैं तो फ़ौरन ही उनके ऊपर हमले शुरू हो जाते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं, सुप्रीम कोर्ट के जिस बेंच का हिस्सा मज़ाहिर हुसैन नकवी साहब हैं, उसने आज रिमार्क्स दिए कि 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात कराना लाजमी है
और आज ही राना सनाउल्लाह ने उनके हवाले से परवेज़ इलाही की ऑडियो मीडिया पर पेश कर दी। क्या ये महज इत्तफाक है? ये बैरिस्टर एहतशाम ने कहा। देखें, अब जब हमें एक था कि हुकूमत जो है वो जो इलेक्शन की डेट्स हैं उसमें हमें अदलिया की तरफ देख रहे थे। अदलिया की तरफ से हमें जो है एक चांस मिल रहा था कि हम वहाँ से कोई जो है अदलिया की डेट ले लेंगे, जो इलेक्शन की डेट है वो मिल जाएगी उसके ऊपर, क्योंकि आइन की ये एक बहुत बड़ा बहरान है कि 90 डेज़ जब असम्बलियाँ तहलील होती हैं तो उनके 90 डेज़ के अंदर अंदर इलेक्शन कराने होते हैं। तो उसके ऊपर एक बेंच था, उस बेंच के जो मेंबरान थे उसमें सही ताहिर नकवी साहब थे। उन्होंने एक कहा कि 90 डेज़ के अंदर अंदर इलेक्शन होना लाजमी है। उसके फ़ौरन बाद ही राना सनाउल्लाह साहब एक वीडियो लेके आ गए। अच्छा, कुछ मार्केट में 2-3 दिनों से लगातार वीडियो रिलीज़ हो रही हैं, ऑडियो रिलीज़ हो रही हैं। ऑडियो में सुनने में जाएं तो कोई इतना ख़ास नहीं है, लेकिन उनको पेश ऐसे किया जा रहा है जैसे बहुत बड़ा कोई तूफ़ान इसके अंदर छुपा हुआ है, नंबर 1। नंबर 2, इन ऑडियो को रिलीज़ कौन कर रहा है? पहले तो जनरल बाजवा साहब ने इस चीज़ की कहा था कि मेरे पास ऑडियोज़ हैं और मैं जो है वो, लेकिन ये जो ऑडियोज़ रिलीज़ या रिकॉर्डिंग करते हैं ये इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि देखें, या तो जिन दोनों के दरमियान बात हो रही हो वो रिलीज़ कर सकते हैं, या फिर इसकी बक्स लगती हैं वो रिलीज़ कर सकते हैं। अच्छा, उसमें जो है परवेज़ इलाही साहब ये कहते हुए नज़र आते हैं कि बहुत अफसोस की बात है और मैं अभी घर आता हूँ। अच्छा, इसका मंजरनामा कुछ मैंने जो मीडिया पे देखा वो ये है कुछ के एक जैसे ताहिर नकवी साहब जो है वो कहीं जा रहे थे तो रास्ते में उनको पुलिस वालों ने रोका, क्योंकि ब्लैक शीशे थे तो विदाउट प्रोटोकॉल जा रहे थे, तो उनको पुलिस ने एक रोका और उनको कहा कि काले शीशे उतारने पड़ेंगे आपको। अब उनके जो ड्राइवर थे उन्होंने उनको बताया भी कि जज साहब मौजूद हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, तो उसके ऊपर वो बात आगे बढ़ी कि नहीं, आपको तो उतारने पड़ेंगे। जब सब तारुफ भी हो गया, वहाँ पे जस्टिस ताहिर नकवी साहब ने जो है पुलिस के आला अफसरान को कॉल की, तो वो मामला वहाँ पे निपटा और वो माजरत करने के लिए उनके घर पे पहुँच गए, सब उनके घर पे पहुँच गए। तो जो ये रिकॉर्डिंग है ये भी उसी का एक हिस्सा है कि वो सबसे पहले तो बोल रहे हैं कि मुझे अफसोस हुआ इस चीज़ का और मैं भी घर आना चाहता हूँ, मैं घर आ जाता हूँ आपसे माजरत करने के लिए। तो ये माजरत करने के लिए एक था, लेकिन इसको इस तरह बना चढ़ा के बनाया जा रहा है कि जी बहुत बड़ा वो हो गया। इससे पहले आपने देखा होगा कि एक ऑडियो जो है वो यास्मीन राशिद साहब की थी, उनके CCPO गुलाम अहमद डोगर के हवाले से। उसमें भी वो यही कह रहे थे कि आपको वो मिल गया है, अपना जो अहकामात हैं रीस्टेट के मिल गए हैं। दूसरा, उन्होंने कहा कि आज की रात सुकून से गुजर जाएगी, क्योंकि माहौल ऐसा बना था कि रोज़ाना रात को जो है पुलिस वहाँ पे जमान टाउन के बाहर जो है गश्त करती थी, तो एक तासुर ये मिलता था कि जी गिरफ्तार करने आए शायद। उसमें कारकुनान भी हाइप हो जाते थे और कारकुनान भी जो है वो सारी रात जागते हुए गुजारते थे। अच्छा जी, एक और बात कहता चलूँ कि जो हामिद मीर साहब हैं, उन्होंने एक बड़ा ख़ास बयान दिया है कि वफाकी हुकूमत जो है आर्टिकल 6 के तहत सदर अलवी, साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान और डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी के ख़िलाफ़ रेफरेंस तैयार कर रही है और रेफरेंस के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की खिलाफ वर्जी करके कौमी असम्बली तोड़ी गई। तो ये एक रेफरेंस ये लोग तैयार कर रहे हैं, ये कहीं से भी जो केसेस हैं तो शखाना से बना के कहीं से भी केसेस की भरमार की हुई है इन्होंने, ताकि वो जो तहरीक इंसाफ की आला लीडरशिप है या उनके जो चेयरमैन हैं वो इन्हीं में अटके रहें और इन्हीं से बाहर ना निकल सकें। अच्छा, इसमें एक ख़ास वजह है, इस ये जो आपको याद होगा कि 10 अप्रैल की रात को या 9 अप्रैल की रात को जो है इस साइफ़र को एक जवाज़ बनाकर कासिम सूरी साहब ने असम्बलियाँ तहलील कर दी थी और सदर पाकिस्तान ने उसी वक्त साइन भी कर दिए थे और नए इंतखाबात की डेट भी दे दी थी कि 3 महीने बाद नए इंतखाबात करा जाएँ असम्बलियाँ तहलील करके। तो उसको पूरा रिवर्जन किया गया था कि नहीं जी, ये जो है वो मामला ये है कि आपको अदम एतमाद को फेस करना होगा, और अदम एतमाद का उस वक्त हुआ और पूरी हुकूमत चेंज हो गई। अच्छा, जो साइफ़र है उसके ऊपर अभी तक तहकीकात नहीं हुई है, तहकीकात अभी तक पेंडिंग पड़ी हुई हैं। साइफ़र में 2 NSC के जो इजलास हो चुके हैं उनमें भी उनको जो है क्लियर माना गया है। अच्छा, इसके ऊपर जो कासिम सूरी साहब हैं उनका बयान आया कि चलो इसी बहाने सही
साइफ़र की तहकीकात तो हो जाएंगी, साइफ़र की तहकीकात के ऊपर, और साइफ़र कुछ कुछ दिनों बाद दोबारा ज़िंदा होता रहता है। ये हर 15 दिन 20 दिन बाद साइफ़र का ज़िक्र निकलता है, और जब तक साइफ़र की तहकीकात नहीं होंगी, साइफ़र का ये जो मामला है ये क्लियर नहीं हो पाएगा। और वही वो जो अहकामात थे 9 अप्रैल की रात को जो असम्बलियाँ तहलील की गई थी उनके ऊपर होगा। तो अच्छा है, एक अच्छी चीज़ है कि ये जाएँ आगे, और जब इस चीज़ का होगा तो इनको साइफ़र की तहकीकात भी करनी पड़ेंगी, क्योंकि साइफ़र अगर तहकीकात हो जाती हैं तो ये बहुत अच्छा है। ये तो सारी ज़िंदगी का एक मामला है, क्योंकि इस साइफ़र को कभी जो है वो अपोजिशन से मुराद जो हुकूमत वाले हैं वो कभी कहते हैं कागज़ का टुकड़ा है, कभी कहते हैं कि जी ये खुद से घड़ा हुआ एक केस है और इस तरह का मामला है। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं जी। कल एक मरीम नवाज़ ने जो है इंटरव्यू दिया अपना सलीम साफ़ी साहब को, और आपको पता है पीएमएलएन तो जब भी इंटरव्यू देती है तो पहले सवालात पूछ के रख लेते हैं, और उनमें भी जो सवालात किए गए तो उनमें भी बार बार जो है वो ऐसे जवाब दिए गए कि सवाल होता था चना और जवाब होता था गंदम। अच्छा, उसमें मरीम नवाज साहिबा जो हैं वो शौकत तरीन की जो महंगाई है, जो वो 1 रुपया 2 रुपये बढ़ता था, उसको तो वो जो है वो एक तरह से एक तूफ़ान कह रही हैं, और जो अभी की महंगाई है वो उसका सारा इल्ज़ाम भी इमरान खान पे लगाती हैं कि जी इमरान खान की वजह से ये महंगाई हो रही है। 10 महीने 11 महीने होने को आए हैं आपको, अब तो साल होने को आया है। अब तो कम से कम जो है ना इन चीज़ों का बर्डन उठाना सीखें, अपने ऊपर लें। असल में नैरेटिव नहीं मिलता। कभी तो मिठाइयाँ खा रहे होते हैं ये लोग मिल के साथ में, तस्वीरें खिंचा रहे होते हैं, कभी जो है वो वज़ीर आज़म हाउस में एंट्री की तस्वीरें शाया की जाती हैं, कभी उनको कहा जाता है कि ये तो हमारी हुकूमत ही नहीं है, हमारी हुकूमत तो उस वक्त होगी जब नवाज़ शरीफ साहब पाकिस्तान आएंगे। तो इसी हवाले से उन्होंने कहा कि जब भी एहतसाब का अमल शुरू होता है, ये मरीम नवाज़ के अल्फाज हैं, जब भी एहतसाब का अमल शुरू होता है लोग मुल्क से फ़रार हो जाते हैं। अब बात को समझने की ज़रूरत है कि अप्रैल 9 को जो है 9 अप्रैल को जब से हुकूमत गई है इमरान खान साहब की, इमरान खान साहब पाकिस्तान में ही हैं, पाकिस्तान से बाहर गए नहीं हैं, और उन्होंने ये कह दिया कि अगर मुझे काम भी होगा तो मैं नहीं जाऊंगा, मैं यहीं रहूंगा, और वो यहीं पे पाकिस्तान के अंदर ही हैं। कभी वो पेशावर में, कभी इस्लामाबाद में, कभी आपको अब इस वक्त जो है वो जब से गोलियां लगी हैं उनको जमान टाउन में मौजूद है। बाहर कौन जाता है? हमजा शरीफ बाहर, सलमान शहबाज बाहर, जो इनके वालिद साहब हैं वो बाहर से आए, उनको सज़ाएं हुई, वो प्लेटलेट्स का बहाना बना, तबीयत का बहाना बना, बाहर चले गए। पासपोर्ट जो कहती थी कि ये मुझे प्लेट में रख के पासपोर्ट देंगे और मैं फिर भी नहीं लूँगी, उनको पासपोर्ट लेते हुए देखा। छोटी सी सर्जरी के लिए बाहर जाते देखा। और इस वक्त भी उनके वालिद साहब जो हैं वो खुद साख्ता जिला वतनी में हैं। किसी कोई गवर्नमेंट ने नहीं बोला हुआ कि जी आप बाहर रहें, गवर्नमेंट तो बार बार बोल रही है आप आएँ, सियासत में हिस्सा लें। अच्छा, निगरान हुकूमत जो है वो खैबर पख्तूनख्वा की निगरान हुकूमत का एक बहुत बड़ा कारनामा आपको बताता चलूँ कि निगरान हुकूमत ने एक मुर्दा शख्स को वज़ीर तालीम बना दिया है, जिनका नाम है रहमत सलाम खटक। तो वो उनकी डेथ हो चुकी है और उनको वजारत दे दी गई है जी। तो ये काम हो रहे हैं। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा। आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।